ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो मेल और फीमेल गैमेट को तैयार करने के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन आपने स्टार्टिंग से ही उसकी डेफिनेशन पढ़ी हो, लेकिन इतना आसान नहीं है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सिंपली मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया तो जाइगोट बन गया ना, ऐसा नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, स्पर्म के पीछे की स्ट्रगल जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। जब स्पर्म हमारे पास रिलीज होता है वजाइना के अंदर, तो डायरेक्टली वो एग सेल के पास ना तो वो पहुंचता है, ना वो क्या करेगा उसके साथ डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन करेगा। वो क्या करेगा उस वजाइना के थ्रू होते हुए, सर्विक्स के थ्रू होते हुए, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के थ्रू होते हुए, मतलब यूट्रस के थ्रू होते हुए, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए फिर एग को फाइंड आउट करेगा। देन एग को फाइंड आउट करके उसमें से भी सिर्फ एक स्पर्म क्या करेगा उस एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करता हुआ अंदर जाएगा। जो पहला ब्रेक जिसने सबसे पहले ब्रेक किया और जो सबसे पहले अंदर पहुंचा वही कैपेबल होता है कि वो क्या कर सकता है फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है, किस तरह से हमारे पास प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कंप्लीट। सबसे पहले हमारे पास फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। Fertilization means that there is fusion of applied male and female gametes to form diploid zygote। उसे हम क्या कहेंगे? That is called as fertilization। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग बात करेंगे स्पर्म की अप्रोच को लेकर। ठीक है, स्पर्म किस तरह से एग को अप्रोच कर रहे हैं, and during that approach what are the various things that are helping that sperm to reach the egg cell, और कौन से ऐसी चीजें हैं जो स्पर्म के लिए ऐसे बैरियर की तरह काम करें। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आप इसमें डालेंगे नंबर 1, that is approach of sperm। तो सबसे पहले हमारे पास जो अप्रोच होगी स्पर्म की उसमें हमारे पास आएगा इजैकुलेशन। अब इजैकुलेशन टर्म हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, पता होना चाहिए। ठीक है, और इन सिंगल इजैकुलेशन 3 to 3.5 ml of semen, about 3 to 3.5 ml of semen is deposited in the vagina। किसके अंदर डिपॉजिट होंगे? वजाइना के। जिनमें अगर हम बात करें तो there is approximately 200 to 300 million of sperm। कितने हैं? 200 and 300 millions of sperm। Out of 200 and 300 millions of sperm, अगर हम बात करें that only 100 sperm will reach the egg cell or fallopian tube। तो आप देख सकते हो नंबर कितना ज्यादा है, मिलियन में है। इसमें से सिर्फ 100 स्पर्म ही fallopian tube को रीच कर पाएंगे, बट only one sperm fuses or enter into the egg cell
टू फॉर्म क्या बनाएगा, जाइगोट। अब 100 में से भी सिर्फ एक क्या करेगा, एंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। इज इट क्लियर? तो इन ए सिंगल इजैकुलेशन देयर इज रिलीज अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन ऑफ स्पर्म, जो एनसीईआरटी कहती है, लेकिन नंबर विल बी अराउंड 200 टू 300, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो मेल है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह की है। इज इट रिप्रोडक्टिव हेल्दी और नॉट? क्लियर? स्पर्म प्रोडक्शन किस तरह से उसकी बॉडी के अंदर हो रही है वो डिपेंड करता है उसके नंबर। नाउ ये तो थी इजैकुलेशन। नाउ अब इजैकुलेशन जब हो जाएगी, जब सीमन हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा वजाइना के अंदर, तब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्पर्म क्या करेगा, अप्रोच करेगा किसको, एग सेल को। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो उसमें ड्यूरिंग दैट अप्रोच, ठीक है, जब एग सेल के पास स्पर्म पहुंच रहा है, ड्यूरिंग दैट अप्रोच कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो स्पर्म सेल की क्या करेंगी, मदद करेंगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए एज ए बैरियर की तरह काम करेंगी, जो उसकी रुकावटें बनेंगी। तो सबसे पहले हेडिंग आप लिख लीजिए, दैट हेल्प टू स्पर्म की मूवमेंट में किन किन चीजों का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा दैट इज द लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल। जो स्पर्म की टेल है उसकी लैशिंग मूवमेंट जो होगी, वो टेल की जो लैशिंग मूवमेंट है वो हेल्प करेगी स्पर्म को उस वजाइना के अंदर स्विम करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास सिक्रीशन रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस की सिक्रीशन हमारे पास क्या काम करेंगी, ये सिक्रीशन हमारे पास हेल्प करेंगी कंट्रैक्शन ऑफ वजाइना की और यूट्रस की फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जो प्रोस्टाग्लैंडिस की सिक्रीशन होगी, दे विल हेल्प इन कंट्रैक्शन of vagina and uterus for the movement of sperm. तो कंट्रैक्शन से क्या होगा, एक सक्शन टाइप हमारे पास जनरेट होगा। सक्शन से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास दैट इज द एस्पायरेटरी मूवमेंट। एस्पायरेटरी मूवमेंट, अब ये एस्पायरेटरी मूवमेंट्स क्या होती हैं और ये कैसे हेल्प करती हैं स्पर्म की मूवमेंट में। तो एस्पायरेटरी मूवमेंट को हम सक्शन मूवमेंट भी कहते हैं। कौन सी मूवमेंट, सक्शन। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर होता है, सक्शन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है। सक्शन करेगा तो कोई किसी भी चीज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो एस्पायरेटरी मूवमेंट्स वही मूवमेंट्स होती हैं जिसमें सक्शन होगा, सक्शन की वजह से स्पर्म जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देयर इज द सक्शन मूवमेंट which help the sperm to move upward, तो sperm को upward move करने में मदद। तो ये तो थी कुछ चीजें जो sperm की हेल्प करेंगी उसको upward मूवमेंट। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे एक्ट करेंगी बैरियर sperm की मूवमेंट, मतलब जो स्पर्म को आगे बढ़ने से हमारे पास क्या करेंगी, रोकेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर जो आएगा दैट इज द थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, ऑफ द यूट्रस। थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ, आपको पता है ओवरी के अंदर एग जो है वो रिलीज हो चुका है, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, और वहां पे जो जैपिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद टेम्परेरी कॉर्पस ल्यूटेम एंडोकार्ड बन चुका है, जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीशन कर रहा है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो रही है, थिक हो रही है। तो थिक होने का मतलब ये है कि हमारे पास यूट्रस है तो इसकी काफी ज्यादा थिकनेस, काफी ज्यादा फोल्डिंग हमारे पास देखने को मिलेगी।
तो स्पर्म को इन्हीं फोल्डिंग के अंदर से होते हुए निकलना है, क्योंकि अगर ऐसे होता सिंपल, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऐसे होती है तो स्पर्म के पास काफी जगह थी मूवमेंट के लिए, लेकिन थिक होने की वजह से उसको स्पेस कम मिलती है और जो क्या एक्ट कर रही है, एज ए बैरियर एक्ट कर रही है, जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। अगर मान लो हमारे पास नेशनल हाईवे, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है, एवरेज देगी 60 की 60 किलोमीटर पर आवर, और अगर उसी गाड़ी को हम पहाड़ों पे लेके चले जहाँ पे ऐसे टर्न कर तो एवरेज बन पाएगी 20 से 30 किलोमीटर, क्यों, एनर्जी ज्यादा लग रही है। सेम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक है तो उससे क्या होगा, स्पर्म के मूवमेंट में दिक्कत आएगी, ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये एक्ट करेगा एज ए बैरियर। दूसरा बैरियर हमारे पास जो फीमेल का जो वजाइना है, एसिडिक पीएच, उसका पीएच जो है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। एसिडिक पीएच इन फीमेल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इस एसिडिक पीएच की वजह से हमारे पास क्या होता है, एसिडिक पीएच होने की वजह से स्पर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो सकती है, स्पर्म यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता, तो ये भी एक्ट क्या करता है, एज ए बैरियर एक्ट करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंटली हमारे पास वजाइना के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फैगोसाइटिक मूवमेंट हमारे पास हो रही होती है। क्या हो रहा होता है, फैगोसाइटस, कोई बाहर से कोई चीज आ रही है तो जो मैक्रोफेजेस होंगे वो उसको क्या कर रहे हैं, एनगल्फ कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्पर्म हमारे पास वैसे भी क्या होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। तो देयर इज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फैगोसाइटोसिस होगी स्पर्म की इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें क्या होगी, देयर इज एनगल्फिंग ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म क्या होगा, उसकी एनगल्फिंग। तो इतने सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हुए जब स्पर्म जब हमारे पास फैलोपियन ट्यूब या एग तक पहुंचेगा तब उसका नंबर कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि नंबर जब रिलीज हुआ इट इज 200 to 300 मिलियन, लेकिन जब पहुंचा तो इट इज 100 इन नंबर, और उसमें से भी सिर्फ एक क्या करेगा, हमारे पास उसके साथ ही फर्टिलाइज करता है। तो बैरियर और अप्रोच जो हमारे पास जो हेल्प रहेगी स्पर्म की, वहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ से आगे हम लोग टॉपिक को कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर है, कुछ पूछना है तो बता दीजिए। क्लियर, ठीक, क्वेश्चन।